तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु के लोकसभा सीटों पर, क्योंकि तमिलनाडु बेहद महत्वपूर्ण है सर इस लोकसभा चुनाव को लेकर, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख बचानी है पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी इस मकसद से चल रही है कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना है, 400+ सीटें लानी है। तो तमिलनाडु में सर 39 सीटें हैं। बहुत टाइम तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन अब डीएमके का वर्चस्व है। तो इस बार बीजेपी इन दोनों के बीच में कैसे तमिलनाडु में अपनी जगह बनाएगी? जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि दक्षिण की राजनीति में जी तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है जी और दक्षिण के 5 राज्यों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दक्षिण के 5 राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 राज्यों को मिलाकर 131 सीट बनती है, जिसमें हम अगर ये 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला लें, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को, तो 131 लोकसभा सीट्स बनती हैं। उस 131 लोकसभा सीट में जो है बीजेपी सक्सेसफुल रही है कर्नाटक और तेलंगाना में सीट पाने में, लेकिन केरल में वो अच्छी लड़ाई लड़ रही है। तमिलनाडु में बिल्कुल उसका जो है नेतृत्व जो है वोट शेयर बढ़ाने में नहीं कामयाब हो पा रहा है। तो अभी तो कांग्रेस भी कहें तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो जितना मुझे पता है कि 38 सीटें डीएमके की आई थी शायद। डीएमके अलायंस में पिछली बार, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जो है डीएमके का जो एक प्रोग्रेसिव अलायंस बना था, उसमें सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस उसका पार्ट थी। और उसमें इन सब लोगों ने उस प्रोग्रेसिव अलायंस में जो है, मैं आपको बता दूं, डीएमके लेड अलायंस था वो, उसमें कांग्रेस थी, आईयूएमएल था, सीपीआई सीपीएम था और एक और कोई रीजनल वहाँ की पार्टी थी। इन सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इन लोगों ने स्वीप किया था। आउट ऑफ 39 उन लोगों ने 38 सीट पे कब्जा जमाया था। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि 2014 से जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर प्रयास कर रही है। 2014 में उनका मत प्रतिशत यानी वोट शेयर जो है 5.6% के आसपास था, जो कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो घट गया, 3% के आसपास रुक गया है। तो इसलिए बीजेपी की चुनाव के लिए झटके वाली बात है। यस, क्योंकि केरल में केरल की हम बात कर रहे थे, तो वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा था, लेकिन तमिलनाडु में तो घट रहा है। ये तो खतरे वाली घंटी। इसीलिए आपको याद होगा कि जो बीजेपी के जो है, जबकि बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में जो है 2021 के असेंबली इलेक्शन में 1 सीट पाई हुई है, महिला एमएलए हैं वहाँ पर, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की शायद अध्यक्ष भी हैं। वो जो है वहाँ से जीती हैं, इकलौती सीट है, महिला एमएलए जीती हैं 2021 के असेंबली इलेक्शन में। लेकिन मत प्रतिशत इनका उस तरह से बढ़ नहीं पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की परेशानी का कारण यही है तमिलनाडु में, जबकि इन्होंने उसके बगल में पुडुचेरी में अपनी समर्थित सरकार बना ली है, लेकिन पुडुचेरी का जो इकलौता एमपी है वो भी कांग्रेस का ही है। और लक्षद्वीप का भी एमपी जो है कांग्रेस का ही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी की परेशानी क्या है। बीजेपी की परेशानी ये है कि पहले वो तमिलनाडु की राजनीति में अपना दखल रखती थी। आपको पता होगा कि AIADMK जब हुआ करती थी, उसकी जो जयललिता जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, तो वाजपेयी जी के टाइम में भी वो एनडीए का पार्ट हुआ करती थी। बाद में वो अलग हो गई थी, लेकिन वाजपेयी जी के साथ उन्होंने सहयोग किया। AIADMK जो है लगातार बीजेपी के साथ बनी रही। पिछले चुनाव में ऐसा हुआ कि जो उसके पलानी स्वामी, जो AIADMK लेड पार्टी को लीड कर रहे थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, तो उसके साथ जब ये 2019 में चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उनको सभी सीटों पे मिल के लोग चुनाव लड़े, लेकिन AIADMK सिर्फ 1 सीट जीत पाई। तो बड़ी शर्मनाक हार थी। तो इस बार तो सर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं तमिलनाडु में। मुझे इतना याद है कि 3 या 4 रैली तो कर चुके हैं हाल ही में। पिछले 3 महीने में जो है वो 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि कल ही शाम को वो गए और एक बड़ी, अगर मैं कहूं कि वहाँ की जो बहुत मशहूर, जो हमारी वैजंती माला हुआ, जो पिछले ज़माने की बॉलीवुड की जो है मशहूर अदाकारा हुआ करती थी, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के सामने 90 साल की उम्र में नृत्य भी किया, नृत्य सेवा की। और उसके बाद में उनसे मिले वो जाके, और एक पार्टी कार्यकर्ता से भी एयरपोर्ट पे मिले। बड़ा इमोशनल सा सीन था, मैं आपको बता दूं। उसमें उसने कहा कि मेरे ट्विन्स पैदा हुए हैं और मैं सिर्फ
उनको न देखे बिना आपका स्वागत करने आया हूं। तो प्रधानमंत्री जी उससे बड़े अभिभूत हुए देखा जाए तो। ये इसके अलावा तो क्या सर इस बार भी डीएमके इंडिया अलायंस का पार्ट है? अभी इंडिया अलायंस का पार्ट है और बहुत मजबूत अलायंस है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले जो है इलेक्शन में जो मैंने सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की बात कही, लोग मिलकर लड़े थे, तो डीएमके के साथ लड़ने पर कांग्रेस को उन्होंने 9 सीट दी थी। 9 में से 8 सीट पे कांग्रेस विजयी हुई थी। और उसके अलावा जो है जो सीपीएम सीपीआईएम जो 2-2 सीट पे लड़ी थी, आईयूएमएल को भी 1 सीट मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टीज को 4 सीट वहां से मिल गई थी। सर जो 39 सीटें हैं उसमें से जो 1 सीट ये अलायंस हारी थी वो कांग्रेस हारी थी? नहीं, वो उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं कि किसके खिलाफ एआईएडीएमके लड़ा था तो हार गया था, लेकिन इस अलायंस के खिलाफ लड़ने पर वो हारा था। अब मैं बता दूं आपको कि बीजेपी की कोशिश क्या है। बीजेपी की कोशिश इस समय ये है कि वो किसी तरह से वहाँ पर जो है सेकुलर अलायंस के खिलाफ जो डीएमके लेड अलायंस है उसके खिलाफ एक अपना मजबूत अलायंस बनाए ताकि कुछ सीटें जीत सके। उसमें वो लोग लगातार पीछे से बीच में कुछ दिनों पहले ये तमिल मनीला कांग्रेस के साथ यस तो उन्होंने तमिल मनीला कांग्रेस के जो हेड हैं वो जीके वासन है। जीके वासन है जो तमिल मनीला कांग्रेस एक बार बनाई थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे मूपनार के बेटे हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र भी वहां पर है। वो जबकि वो एनडीए का अलायंस इस समय हो गए हैं, वो बैकडोर से बातचीत करवा रहे हैं के पलानीस्वामी से। और मैं आपको बता दूं एक और पार्टी है पुथिया तमिझगम, वो डॉक्टर के श्री कृष्णा स्वामी है, उसको बीजेपी फिर से कोशिश कर रही है अपनी तरफ लाने के लिए, उनका भी प्रभाव क्षेत्र है। तो जैसे एआईडीएमके, जबकि एआईडीएमके भी कोशिश कर रही है कि इनको जो है कृष्णा स्वामी को अपने साथ में ले ले और बीजेपी भी कोशिश कर रही है। और टीएमसी जो तमिल मानिला कांग्रेस के जो जीके वासन है वो बीजेपी की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं कि इन दोनों को अपने साथ में ले लिया जाए ताकि ये लोग तकरीबन जो है 5 से 10 सीट के बीच में टक्कर दे सकें और 2-4-5 सीट तमिलनाडु से अपनी ओर कर सकें। भारतीय जनता पार्टी कोशिश है। सर अब बात करते हैं हिंदुत्व की, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था, हिंदुत्व का खासतौर पर जो मुद्दा था वो तमिलनाडु में बहुत गरमाया। पूरे देश ने एम.के. स्टालिन के बेटे जो उन्होंने बयान दिए थे कुछ दिन पहले, उदयनिधि मारन, बिल्कुल वो बहुत चर्चा में थे। तो क्या इस तरीके के बयान देना तमिलनाडु में डीएमके को कोई नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी को कोई फायदा आएगा? क्योंकि बीजेपी ने उसको बहुत अच्छी तरह बुनाया है। देखिए मैं आपको बता दूं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से जो है वहां पर जो है द्रविड़ मूवमेंट जो शुरू हुआ, द्रविड़ मूवमेंट के बड़े नेता थे ईवी पेरियार जो तमिलार जो द्रविड़ार कजगम, मैं करेक्ट अगर प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उनका वो एक दल था, पार्टी थी एक तरह से, उन्होंने बनाया था वो इम्पैक्ट के लिए उस समय। लेकिन सबसे बड़े तमिलनाडु के नेता हुआ करते थे सी राजगोपालाचार्य, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनके बाद में जो उनसे विरोध के बाद में ईवी स्वामी अलग हुए, ईवी पेरियार, उन्होंने जो है अपना मूवमेंट द्रविड़ मूवमेंट जो है अलग कर लिया। और द्रविड़ मूवमेंट अलग करने के बाद उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, एक तरह से वहां पर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये एंटी ब्राह्मण आंदोलन चलाया उन्होंने। और द्रविड़ लोग जो है एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को बहुत तगड़े से उन्होंने चलाया। और आपको बता दूं कि जो राजगोपालाचार्य थे वो चाहते थे कि हिंदी के साथ, नॉर्थ के साथ उसका समागम हो, उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आप देखेंगे 60 के दशक में हिंदी के खिलाफ जो है बहुत जबरदस्त आंदोलन चला, एंटी हिंदी मूवमेंट, जिसमें जो है ये डेमोक्रेटिक ये जो डीएमके है वो फोर फ्रंट पे थी। और वही उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन लोगों ने जो है, मैं बता दूं कि पेरियार से अलग होकर सबसे बड़े नेता वहां इसके उभरे सी अन्नादुराई बहुत बड़े नेता हुए वहां तमिल राजनीति में। 60 के दशक में वो 67 to 69 चीफ मिनिस्टर पहले हुए, जो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हुए वो हुए। तो वहां से जो है एंटी, एक तरह से जो हिंदी मूवमेंट शुरू हुआ वो एंटी नॉर्थ टाइप का हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के लीडर्स की वहाँ अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस ब्रेक को, जिस उसको जो नॉर्म को, वो नैरेटिव को तोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री ने लगातार कोशिश की है मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु एक तमिल संगमम बिल्कुल वाराणसी में वहां पर चल रहा है,
उसमें भी वो कई साल से कोशिश कर रहे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, कि तमिलनाडु के स्कॉलर्स को लेकर, डिफरेंट फील्ड से लेकर लोगों को बनारस में बुलाया जाए। तो कुल मिलाकर सर प्रधानमंत्री भाषा, कल्चर, इन सबको जोड़कर अपनी पैठ बनाना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकली एक बात करें तो वहाँ पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। नहीं है क्या? अभी तो 5% बीजेपी आप बता रहे थे कि 5% से कम होकर 3 के आसपास प्रतिशत आ गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की कोशिश ये मुझे नजर आ रही है कि तमिल में बातचीत करके, तमिल की भाषा का जिक्र करके, वहाँ के जो पॉपुलर लोग हैं उनका जिक्र करके लोगों का दिल जीता जाए। हाँ, वो प्रधानमंत्री जैसा कि कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके साथ में उनका एक और नारा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वो बीजेपी के काडर थे, तब 1991 में उन्होंने जो एकता यात्रा एक शुरू किया था कन्याकुमारी से श्रीनगर लाल चौक तक, तो उनका प्रयास शुरू से रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अलग इस तरीके से देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने के पहले जिस तरह से बीजेपी का देश को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी नहीं, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि रही है, उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश है, वही लगातार जारी है। जब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने लगातार उसी को कोशिश को आगे बढ़ाया है और वो तमिलनाडु में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो तमिलनाडु में भी गए, वहाँ के भी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की अपने व्रत उपवास के दौरान, और उन्होंने वहाँ से भी एक संदेश देने की कोशिश की कि ये राम मंदिर जो है, जो आस्था का जो बड़ा केंद्र बना है, वो उत्तर भारत के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो है इसकी स्वीकार्यता दक्षिण में भी है। तो कुल मिलाकर भाषा, संस्कृति, आस्था, इन सब से प्रधानमंत्री कोशिश है, बीजेपी कोशिश है कि तमिल लोगों का दिल जीता जाए और जो वोट शेयर है वो बढ़ाया जाए। जी हाँ, जैसे कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो कहते हैं, जैसे आपने MK स्टालिन जो DMK के चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर, उनके लड़के हैं जो उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट ने भी डांटा कि आप ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं हैं, आपकी बात का असर होता है, इसलिए आप अपने स्टेटमेंट्स को देते समय थोड़ा सा होशियार रहिए, और ताकि उसका लोगों पर जो है डिविसिव पॉलिटिक्स को चेक करने के लिए ये बहुत बड़ा डायरेक्शन था, और जिसका मुझे लगता है कि बीजेपी जो है तमिलनाडु में अपने कैंपेन के दौरान जबरदस्त मुखर तरीके से उसको उठाने की कोशिश भी करेगी, ताकि लोगों का जो है वहाँ पर जो है अपने उसको जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत को जो है आगे करने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि तमिलनाडु में क्या स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वहाँ पर अभी उनका जो वर्चस्व है वो काफ़ी कम है, वोट शेयर भी काफ़ी कम है, लेकिन कोशिश ये है कि तमिल भाषा, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के चर्चित लोगों की बात करके प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु से खास तौर पर कम से कम 5 या 10 सीटें सर जीती जाए, ये कोशिश बीजेपी की रहेगी। और मुझे सर इतना याद है कि प्रधानमंत्री ने जब आखिरी बार अपना भाषण दिया था तो उन्होंने सेंगोल का भी जिक्र किया था कि तमिलनाडु में बना हुआ सेंगोल, उन्होंने दिल्ली में उसे जब नई संसद बनी थी उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो इस तरीके से इस तरह से एक तरह से उन्होंने दक्षिण और उत्तर के बीच जोड़ने में की कोशिश की है। कोशिश है बिल्कुल। तो सारा एनालिसिस हमने किया सर। तो अब हम जनता पे छोड़ते हैं, ऑडियंस पे छोड़ते हैं, अपने दर्शकों पे, कि उन्हें क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि तमिलनाडु का चुनाव किस प्रकार से होगा, जब चुनाव होंगे नतीजों को हम मिलाएंगे सर कि हमारा जो एनालिसिस है, हमने जो बातचीत की, वो चुनाव में कितनी सटीक बैठी है, उन बाद में भी हम चर्चा करेंगे इलेक्शन के बाद। तो इसी प्रकार से हम लगातार सभी राज्यों की चर्चा आपसे रोजाना करते हैं, रोजाना हम आपके साथ हाजिर होते हैं। देखते रहिए India.com, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।